हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका DSIS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आज हम जानेंगे। तो जब हम इसकी शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से इस आयोग का गठन हुआ या इसकी आवश्यकताएं क्या थीं, तो इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर भी जाना पड़ेगा या इसकी पृष्ठभूमि कहाँ पर बनी थी उसकी भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो मूल विषय जो परीक्षा उपयोगी है तो हम उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि साल 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति यानी कि कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की सिफारिशों पर फरवरी 1964 में CVC की स्थापना की गई थी। तो यहाँ आपको दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो के संथानम के अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनी थी और उस समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया था। इससे दूसरी बात ये पता चलती है कि 1964 से पहले CVC नाम की कोई संस्था नहीं थी। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं या पृष्ठभूमि की बात करूं तो हमें साल 1941 में पहुंचना होगा, जब विशेष पुलिस स्थापन यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जिसको शॉर्ट में हम SPE कहेंगे, 1941 में साल 1941 में SPE का गठन किया गया। और किस काम के लिए किया गया वो मैं काम आपको बताऊं। ये दौर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध का। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी शामिल था और भारत का एक विभाग था युद्ध और आपूर्ति विभाग। तो वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जिस विभाग से युद्ध के लिए जो भी सामग्री जाती होगी या जो भी मटेरियल जा रहा है उसकी आपूर्ति होती थी। अब इस विभाग में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है कि जितना माल जा रहा है क्या उतना ही रिकॉर्ड में है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, इन मामलों की जांच के लिए विशेष तौर पर 1941 में विशेष पुलिस स्थापन यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि SPE का गठन किया गया। तो SPE का गठन आपको पता चल गया। उसका कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और भारत का युद्ध और आपूर्ति विभाग, उसमें अगर कोई करप्शन हो उसकी जांच के लिए SPE का गठन किया गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। युद्ध के बाद भी अपनी केंद्रीय सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता हुई। केंद्रीय एजेंसी से तात्पर्य हम कहेंगे जैसे कि CBI। यहां मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जब हम इन संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली ये संस्थाएं तीन तरह की होती हैं। पहली संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था, दूसरी संस्था जिनका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, कानून के माध्यम से लाई गई हैं, जिनको हम सांविधिक कहते हैं। और तीसरी संस्था जिनका संविधान में भी जिक्र नहीं किया गया है और जिनको कानून के माध्यम से भी नहीं लाया गया है, सरकारी आदेश से जिनका गठन किया गया हो, उनको संविधानेतर या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं कहेंगे। इसका मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की बात करेंगे तो उनका जिक्र संविधान में किया गया होगा, और जब हम स्टैट्यूटरी या सांविधिक संस्थाओं की बात करेंगे तो उनका जिक्र भी कानून के माध्यम से आपको मिला होगा, संसद के माध्यम से। और अगर हम बात करते हैं ऐसी संस्थाओं की जो न तो संविधान में उल्लेखित हैं और न ही उनको किसी कानून के माध्यम से लाया गया है, उनको सरकारी आदेश के साथ ही बना दिया गया है, उन संस्थाओं को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। तो CPC के बारे में आप जान के आपको ये पहली बात पता चलती है कि SPE का गठन का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं था। तो ये कौन सी संस्था है ये आपको आगे जाकर पता चलेगी। तो 1941 में हमने SPE का गठन कर दिया और उसका मुख्य कार्य था कि जो भारत का युद्ध और आपूर्ति विभाग है उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो, रिश्वत लेन देन हो रही हो, उन मामलों की जांच करना। युद्ध खत्म होने के बाद भी भारत सरकार को एक परमानेंट एक एजेंसी की आवश्यकता हुई जो इन मामलों को हमेशा से ही देखते रहे। अब इस ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो SPE था उसके आगे अब दिल्ली और लग गया, मतलब अब ये हो गया DSPE।
तो 1946 में DSPE लाया गया। अब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम लागू कर दिया गया 1946 में। अब इस एक्ट के बाद जो एसपीई बना है उसके कार्य क्षेत्र को विस्तार दे दिया गया। मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें जांच करने का अधिकार किसको मिल गया? एसपीई को। अगर कोई राज्य कहता है कि हमारे यहाँ भी जांच की आवश्यकता है तो राज्यों की सहमति के बाद इसका विस्तार राज्यों पर भी होने लगा। साल आता है 1963 और 1963 तक ये जो एसपीई है उसके पास अधिकतम काम थे। अधिकतम काम मतलब इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए काम भी थे, ऐसे काम भी थे जिनको भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 के तहत रखा गया था। यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में जो अपराध होते थे उनकी जांच भी एसपीई करता था। साथ ही साथ आईपीसी में कुल मिलाकर ऐसी 91 सेक्शंस थे, 91 धाराएं थीं जिनकी जांच भी एसपीई को करना होता था। इनके अलावा जितने और कानून हैं जो पुलिस के अंडर में नहीं है उनकी जांच भी एसपीई को ही करना था। मतलब साल 1963 तक लगभग पूरी जिम्मेदारी एसपीई के पास थी, जो कि अपर्याप्त हो रही होगी। मामले उजागर नहीं हो रहे होंगे या छानबीन सही तरीके से और नियत सीमा के तहत नहीं हो पा रही होगी। उस वक्त के संतानम की अध्यक्षता में एक कमेटी निर्धारित की गई कि क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को एक केंद्रीय पुलिस एजेंसी की अत्यंत आवश्यकता थी जो देश के गंभीर मामलों की जांच कर सके। इस बात को आप जरा समझिए। ये तो वो मामले हो गए जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं या रिश्वत से जुड़े हुए मामले हैं या ऐसे ही कानून उल्लंघन से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन और भी उस वक्त तक देश को पता चला कि और भी गंभीर मसले हो सकते हैं। उन मसलों को कैसे देखा जाएगा? तो उन मसलों का मतलब रिश्वत और भ्रष्टाचार के अलावा अब देखिए बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं कि केंद्रीय राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन। अगर किसी राजकोषीय कानून का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इसकी धोखाधड़ी को चेक कर सके। भारत के विभागों से संबंधित बड़ी धोखाधड़ी, अगर भारत के विभागों में ही बड़ी धोखाधड़ी हो रही है तो एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इस बात की भी पड़ताल कर सके। सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनियों में हो रही धोखाधड़ी, ये सब बड़े अपराधों की श्रेणी में आती हैं। पासपोर्ट धोखाधड़ी, जमीन पर होने वाले अपराधों के लिए तो पुलिस है। समुद्र में होने वाले अपराध जो घटित हो चुके हैं उनकी जांच के लिए एक समिति, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। हवा में होने वाले अपराधों के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता है। संगठित अपराधी गुटों, मतलब अगर कोई अपराधी गुट ही कोई हमला कर रहे हैं या पेशेवर अपराधियों द्वारा कोई गंभीर किस्म के अपराध कर दिए गए हैं, इनकी जांच के लिए भी एक एजेंसी की आवश्यकता थी। तो कहने का मतलब साल 1963 तक एसपीई ही काम करता रहा। साल 1963 तक एसपीई काम करता रहा, लेकिन एसपीई का विस्तार इतनी सारी चीजों पर नहीं था। इन सब अपराधों की जांच के लिए भी एक पुलिस एजेंसी की आवश्यकता हुई और उसी तत्वाधान में संथानम कमेटी जो बनी थी उसकी स्थापना हुई और संथानम कमेटी की सिफारिशों पर भारत को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई नामक संस्था मिली और जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963। अब ये जो सीबीआई बनी है न तो इसका जिक्र संविधान में है और न ही इसको किसी कानून के माध्यम से लाया गया है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव पर कर दी गई थी। मतलब इसको हम एक ना तो इसको संवैधानिक संस्था कहेंगे, ना हम इसको सांविधिक संस्था कहेंगे, सांविधिक निकाय कहेंगे। इसको हम संविधानेतर संस्था कहेंगे या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर की गई। इसको गृह मंत्रालय को ही पहले ये रिपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरण कर दिया। अब इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स जो प्रधानमंत्री के अंडर में होती है, तो कार्मिक मंत्रालय में सीबीआई
स्थानांतरण कर दिया। मतलब सीबीआई अपनी सारी जांच या अपनी पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा किसको देने वाली है? सीबीआई अपनी पूरी जांच और प्रक्रिया का ब्यौरा देने वाली है कार्मिक मंत्रालय को। कार्मिक मंत्रालय का मतलब पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स, और ये किसके अंडर में होती है? प्रधानमंत्री के अंडर में होती है। इसलिए सीबीआई की समय समय पर आलोचना की जाती रही है कि सीबीआई केंद्र सरकार की एक कठपुतली है। यहां तक कि सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोते की संज्ञा दी गई थी, और उसका प्रमुख कारण ये था कि ये भारत सरकार के मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। अब साल 1964 में जो के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति आई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक सीवीसी की स्थापना भी की थी। भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने दो सिफारिशें की थी मुख्य रूप से, जिनमें पहली सिफारिश तो ये थी कि एक केंद्रीय ऐसी एजेंसी हो सकती है, होनी चाहिए जो देश के गंभीर अपराधों की जांच कर सके। इसलिए उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को कर दी थी। और उन्होंने दूसरी सिफारिश ली, एक और की थी कि एक केंद्रीय एजेंसी अलग से होनी चाहिए जो इन मामलों की, भ्रष्टाचार मामलों की या रिश्वत के मामलों की जांच कर सके। 1997 में ऐसे कई विवाद सामने आए 1997 तक, जहां पर सीबीआई की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठे, और कुछ केस सीबीआई के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, और उन केसेस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की भूमिका की आलोचना की और कहा कि सीबीआई के ऊपर कोई पर्यवेक्षी भूमिका सौंपी जानी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सीबीआई का काम सही है या नहीं, ऐसा सुपरविजन होना चाहिए, सही दिशा में काम चल रहा है या नहीं। तो 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, तब सीबीआई को एक अध्यादेश द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीन ला दिया गया। अब आपको यहां दूसरी बात पता चलती है कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1998 में सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है, और उस अध्यादेश के माध्यम से इसको सांविधिक दर्जा दिया जाता है। अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, देश को किसी कानून की आवश्यकता है, अतिशीघ्र आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति जी संविधान के अनुच्छेद नंबर 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर देते हैं। उस अध्यादेश की वैधता होती है और उसको बाद में संसद के दौरान पारित करना पड़ता है। इसको 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम यानी कि द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट द्वारा सांविधिक दर्जे की पुष्टि की गई। इसका मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी एक सांविधिक निकाय है जिसको एक कानून के माध्यम से लागू किया गया है। सीवीसी जैसे ही 1964 में आया, उसकी देखा देखी कई राज्यों ने भी अपने यहाँ राज्य सतर्कता आयोग स्थापित कर दिए गए। अब सीवीसी जब 2003 एक्ट लागू हो गया तो इसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इससे पहले मैंने एक बात बताई, सीवीसी एक पर्यवेक्षी भूमिका में होगा। किसकी पर्यवेक्षक करेगा? वो सीबीआई का। और ऐसा हुआ कैसे? 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि सीबीआई के ऊपर पर्यवेक्षी भूमिका में किसी को होना चाहिए। और सीवीसी एक्ट 2003 लागू होने के बाद ये सीवीसी जो कमीशन है वो मल्टी मेंबर कमीशन बन गया, जिसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता था जो अध्यक्ष होगा। उसको भी हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी ही कहते हैं, जो चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा अधिकतम मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा और 2 अतिरिक्त उनको कहेंगे विजिलेंस कमिश्नर। जैसे चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा और साथ में अधिकतम 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। अब इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? इनकी अपॉइंटमेंट देखिए, किसी भी कानून के तहत अगर कोई बॉडी बनी है तो उसकी अपॉइंटमेंट अमूमन उनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है, लेकिन हमेशा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति तय करती है कि इस पद पर कौन जाएगा और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति जी से करती है कि ये व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति, इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया जाना चाहिए। हमारी समिति ने ये फैसला किया है, आपकी मुहर बाकी है, तो राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगा देते हैं। अब इस जो कमेटी ये नाम रिकमेंड करती है, उसका चेयरपर्सन होता है प्रधानमंत्री,
और चेयरपर्सन के अलावा एक और मेंबर होता है जिसमें गृह मंत्री, और एक और मेंबर होता है जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो 3 लोग होंगे उस कमेटी में, प्रधानमंत्री, पीएम, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अब आपको इसका विशेष तौर पर याद रखना है, 1998 से पहले तक सीवीसी का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष होता था, लेकिन अध्यादेश के बाद इसको 4 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया है, जो भी पहले हो। यानी कि अभी सीवीसी का कार्यकाल 4 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वो उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस कहलाएगा। अगर हम इसके सचिवालय की या सेक्रेटरीट की बात करें तो अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव और 30 उप सचिव 30 होते हैं। देखिए, एक अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिव। ये कार्यप्रणाली के लिए है, इसको ज्यादा परीक्षा उपयोगी तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, सिर्फ कार्यप्रणाली जानने के लिए कि एक अपर सचिव होता है, एक संयुक्त सचिव होता है और 4 निदेशक या उप सचिव होते हैं और 30 उप सचिव 30 होते हैं और अन्य लोग भी होते हैं। अब इसमें अपन थोड़ी बहुत बात ये याद रख सकते हैं, विभागीय जांच आयुक्त, ये शब्द बहुत बार आता है, कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रक्रिया के माध्यम से। सीवीसी क्या करता है, विभागीय, सीवीसी एक तरीके से विभागीय जांच के कमिश्नर के कुल 14 पद रखता है, यानी कि कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। अब इनको विभागों की जांच करनी है, सारे विभागों की, तो ये क्या करते हैं, कमिश्नर बनाते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के लिए। और क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, मुख्य सतर्कता अधिकारी। अब ये जो एक तरीके से इनको मान लो जैसे भाई ऊपर एसपी होते हैं, फिर डीएसपी होते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, फिर कांस्टेबल्स होते हैं, जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले मुख्य सतर्कता अधिकारी चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं। यानी कि विभागों, संगठनों में जो भी विजिलेंस मॉनिटरिंग करी जा रही है या प्रशासन का नेतृत्व सीवीओ द्वारा किया जाता है, यानी कि इसकी जांच की गतिविधि जो भी आगे बढ़ रही है, चल रही है, वो इन्हीं के सहयोग से आगे बढ़ रही है। और हर एक संगठन या विभाग में जो भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनेगा, सीवीओ, उसकी अपॉइंटमेंट सीवीसी से परामर्श लेकर की जा सकती है। अब सीवीसी को उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष को, और सीवीसी को यूपीएससी के बराबर ही स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब देखिए मूल विषय फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं। संथानम समिति द्वारा 1963 में की गई एक महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार किया सरकार ने 1964 में, और 1964 के इसको स्वीकार करते हुए एक केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कर दी। 1998 में सरकार ने अध्यादेश द्वारा इसको वैधानिक यानी कि सांविधिक अधिकार दे दिया और मल्टी मेंबर बना दिया, इसमें 3 मेंबर हो सकेंगे। इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी, जो एक समिति की यानी कि कमेटी की रिकमेंडेशन पर की जाएगी। और उस समिति में कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा का विपक्षी नेता। पहले कार्यकाल 6 वर्ष या 65 होता था, लेकिन अब इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होगा और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। पदमुक्ति, केंद्रीय सतर्कता आयोग को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, और जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष सरकार के किसी अन्य पद पर काम नहीं कर सकेगा रिटायरमेंट के बाद, वैसे ही सेवानिवृत्ति के बाद ये केंद्र या राज्य के अधीन किसी पद पर काम नहीं कर सकता है। इनको यूपीएससी के बराबर ही स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जब हम अधिकार क्षेत्रों की बात करें कि इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये पहले गृह मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इसकी रिपोर्ट कार्मिक मंत्रालय को जाती है। और मंत्रालय क्या करता है, अपनी रिपोर्ट जनता के सामने रखता है। कोई भी मंत्रालय बनता है तो वो क्या काम कर रहा है या उसको क्या सिफारिशें मिल रही हैं, उसको अनिवार्य रूप से संसद में रखना होता है। तो ये कार्मिक मंत्रालय इनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के अधीन रखता है। अब इनके विभागों और देखिए मूलतः सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है, विभागों और संस्थानों के लोक सेवक यानी कि सिविल सर्वेंट। अब इनमें कौन कौन आएंगे, केंद्र सरकार के सभी कार्मिक, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी संस्थानों, केंद्राधीन अन्य संस्थानों के कार्मिक व्यक्ति, दिल्ली महानगर परिषद, दिल्ली नगर पालिका समिति के सभी कार्मिक। लेकिन वर्तमान में इसका अधिकार क्षेत्र राजपत्रित और समकक्ष अधिकारियों तक ही सीमित कर दिया गया है, लेकिन इस समय ये सिर्फ और सिर्फ गैजेटेड ऑफिसर और उनसे समकक्ष अधिकारियों तक ही ये सीमित है। इसी प्रकार राजनीति, भ्रष्टाचार भी इसके दायरे से बाहर है। अब इसका काम क्या है,
ये केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकार को उन सभी मामलों में सलाह देने वाली प्रमुख संस्था है जिसका संबंध प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने से है। अब इसलिए इसको सिविल सर्विसेज के सिलेबस में शामिल किया गया है, या ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। किसी भी चीज़ में अगर हमें सिविल सर्वेंट बनना है तो मुख्य मुख्य जो मेन कानून हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, जिनकी जानकारी होनी चाहिए, उनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो ये क्या करेंगे, उस लेन देन की जांच करेंगे जिसमें किसी सिविल सर्वेंट द्वारा अनुचित या भ्रष्ट ढंग से काम करने का आरोप है। और क्या करेंगे, किसी सिविल सर्वेंट के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुराचार या बेईमानी की शिकायत की जांच करेंगे। और क्या कर सकते हैं कि मंत्रालय, विभाग या कोई भी सार्वजनिक उपक्रम, बैंक आदि की भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों की सामान्य जांच के उद्देश्य से इस कार्य से संबंधित एजेंसियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर रहे हैं। जो पहले से एजेंसी काम कर रही है उनसे रिपोर्ट प्राप्त करेंगी और चेक करेंगी। ऐसे ही अनुशासनिक मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को निष्पक्ष सलाह देंगी। भ्रष्टाचार के क्षेत्र को कम करने और ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य पद्धति और कार्य व्यवहार की समीक्षा करना मूल विषय भ्रष्टाचार से संबंधित काम करेंगे। विभाग और मंत्रालय को ये उनकी जांच के लिए कह सकते हैं। सीबीआई से मामले की जांच हेतु कह सकते हैं। सीबीआई से नियमित मामला पंजीबद्ध करने और उसकी जांच के लिए कह सकते हैं। इनको पावर्स ये है, किसी भी विभाग मंत्रालय को जांच के लिए कह सकते हैं। अगर उनके पास शिकायत आई है तो शिकायत की कार्यवाही करने के लिए वो विभागों से भी कह सकते हैं कि आप जांच करवाइए, सीबीआई से भी जांच की कह सकते हैं। और अगर इनको लगता है तो सीबीआई से कहेंगे तो आप मामला पंजीबद्ध करें। 1998 के अध्यादेश ने सीबीआई को सीबीसी या सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों की तरह जांच करने का अधिकार दिया है। अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ईडी और सीबीआई की प्रमुख की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष भी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीबीसी, ईडी यानी कि प्रवर्तक निदेशालय और सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष होगा। जो समिति इन दोनों की नियुक्ति करेगी उसका अध्यक्ष सीबीसी का अध्यक्ष होगा। इनकी कार्यप्रणाली या इनको कैसे शिकायतें मिलती हैं, पीड़ित नागरिकों द्वारा शिकायतें की जाती हैं। अगर ये न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं या सुनने भी आता है तो ये स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। ये लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट ले सकते हैं, संसद के आरोप पर काम कर सकते हैं, विभागों उपक्रमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये काम करेंगे, सरकार द्वारा इनको जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर काम करेंगे, अगर संसदीय समिति की रिपोर्ट इनको प्राप्त होती है, कोई सूचना प्राप्त होती है, ये उनको काम करेंगे। अब हर एक मंत्रालय में जो मुख्य अधिकारी बना है विजिलेंस ऑफिसर, और मंत्रालय के मध्य संपर्क कार्य करता है जिसकी मैंने बताया था मुख्य विजिलेंस ऑफिसर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, सीवीओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1964 में जब ये कमीशन आया था तो राज्यों ने भी देखा देखी अपने अपने यहाँ ये कमीशन बनाया था। तो बच्चों इस तरीके से आप छोटे छोटे टॉपिक्स को बनाकर उनको इस तरीके से पढ़ें कि आपको पूरी कहानी याद हो जाए। हमने 1941 से शुरू किया था, 1963 तक कहानी की थी। 1964 में सीबीसी, फरवरी 1964 में सीबीसी आ गया था। सीबीआई की भी स्थापना हो गई थी 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में। और सीबीआई सीबीसी के अंडर काम करता है, ऐसा समझिए। सीबीसी को वो रिपोर्ट प्रतिवेदन देता है, सीबीसी अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स को देते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको एमपीपीएससी या अन्य परीक्षाओं से संबंधित सारे करंट अफेयर सेशंस और मुख्य जितने भी स्टडी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं आपको याद करा दूं। तो बने रहिए। लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।